एक ऐसा जीव जो बिना पानी के 30 साल जीवित रह सकता है, जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में नेक्ड सरवाइव कर सकता है, जो उस रेडिएशन को झेल सकता है जो इंसान को मिनटों में मार दे, जिसे एस्ट्रॉयड का इंपैक्ट भी कुछ नहीं कर सकता। और वैज्ञानिकों ने इसे मार्स जैसी लैब में रखा, एक वातावरण क्रिएट किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, -80 डिग्री की ठंड, जहरीली सोइल, और यह जीव जीता रहा और जीता रहा। फिर रिसर्चर्स ने एक केमिकल डाला, एक ऐसा केमिकल जो मार्स की मिट्टी में भरपूर पाया जाता है, और पृथ्वी का सबसे टफ जीव तुरंत मर गया। उस केमिकल का नाम है परक्लोरेट, और यह मार्स को जितना रहने लायक बनाता है उससे कहीं ज्यादा उसे जानलेवा भी। लेकिन अगर लाइफ इतनी स्टबर्न है तो क्या वह परक्लोरेट को हरा सकती है? और अगर हां, तो मार्स पर फिर वह जिंदगी कहां छिपी हो सकती है? आज इस वक्त क्या कर रही है, आज हम इसी खोज में निकलेंगे। उससे पहले सबसे जरूरी बात कि YouTube का एल्गोरिदम को एक छोटे बच्चे की तरह लाइक्स और कमेंट्स देने पड़ते हैं ताकि ये खुश रहे। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, दोनों एक साथ। इससे सच में फर्क पड़ता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता दोस्ती का है। अब असली बात पर आते हैं। कुछ डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं, और उनमें सबसे बड़ी होगी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यही कारण है कि मार्स नासा के सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन का केंद्र रहा है, क्योंकि मार्स कभी पृथ्वी जैसा था। सोचिए, अरबों साल पहले मार्स पर एक घना एटमॉस्फेयर था, सतह पर नदियां बहती थी, झीलें भरी थी, और लिक्विड वाटर उतना ही आम था जितना आज पृथ्वी पर है। उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक धरती की तरह, जो उसे सोलर विंड से बचाती थी। फिर क्या हुआ? मार्स छोटा था, उसका आयरन कोर जल्दी ठंडा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, सोलर विंड ने एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे छीलना शुरू कर दिया, पानी जम गया या उड़ गया, और जो बचा वह था बैरन, फ्रोजन, रेडिएशन ब्लास्टेड वास्टलैंड। वाइकिंग लैंडर्स ने 1976 में मार्स की सोइल में मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स के संकेत दिए थे, जैसे कोई जीवित चीज वहां सांस ले रही हो। नासा ने बाद में इसे एबियोटिक केमिस्ट्री बताया, लेकिन यह डिबेट आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और पिछले ही साल परसेवरेंस रोवर ने ज़ेरो क्रेटर में कुछ ऐसा खोजा जो रुकने पर मजबूर करता है, सोचने पर मजबूर करता है। वहां के मिनरल्स की कंपोजिशन और पैटर्न्स अर्थ के कुछ माइक्रोब्स के मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट से मिलती जुलती है, और यही साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा उत्साहित भी करती है। यह सबूत तो नहीं है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा पावरफुल हिंट है यह बताने के लिए कि मार्स पर जीवन है। तो सवाल यह है, क्या उन जीवों के वंशज आज भी जिंदा हो सकते हैं, और वह हमारी सारी खोजों से छिपते हुए मार्स पर अभी भी जीवित है? यहीं पर टार्डिग्रेड की कहानी शुरू होती है। टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बेयर या मॉस पिगलेट कहा जाता है, यह माइक्रोस्कोपिक जीव पृथ्वी का सबसे रेजिलेंट क्रिएचर है। यह क्रिप्टोबायोसिस में जा सकता है, एक ऐसी स्टेट जहां यह लगभग पूरी तरह निर्जीव हो जाता है, और फिर दशकों बाद पानी मिलने पर वापस जीवित हो जाता है। साइंटिस्ट ने इसे मार्स जैसी कंडीशन में रखा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस पर डाली गई, ये सर्वाइव कर गया। -80 डिग्री की ठंड में भी सर्वाइव कर गया। पतला CO2 एटमॉस्फेयर दिया गया, ये सर्वाइव कर गया। कॉस्मिक रेज इस पर डाली गई, ये सर्वाइव कर गया। जहरीली मार्शियन सोइल में भी ये सर्वाइव कर गया, और फिर उन्होंने परक्लोरेट डाला। गेम ओवर। परक्लोरेट एक ऑक्सीडाइजिंग साल्ट है जो यूवी रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। यह मार्शियन सोइल में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि बिना टेक्टोनिक एक्टिविटी के और पानी के यह अरबों सालों में जमा होता रहता है। यह किसी भी कार्बन बेस्ड लाइफ के लिए एसेंशियल ब्लीच की तरह है। बैक्टीरिया, फंगी, टार्डिग्रेड सब परक्लोरेट आने पर हार गए। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? पृथ्वी पर हैलोफिलिक माइक्रोब्स हैं जो हाईली सॉल्टी एनवायरनमेंट में पनपते हैं। कुछ तो परक्लोरेट्स को अपने मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल भी करते हैं, उन्हें जहर की तरह नहीं बल्कि खाने की तरह। ई कोयल में हुए एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि परक्लोराइट एक्सपोजर पर वह डीएनए रिपेयर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। बायोलॉजी के पास जवाब होते हैं। मार्स पर अगर जीवन मौजूद है तो उसके पास अरबों साल थे परक्लोरेट्स के साथ इवॉल्व होने के लिए। जो कुछ भी बचा वह यह तो इससे बचने की कला सीख चुका है या इसे इस्तेमाल करना सीख चुका है। यहां पर भी एक ट्विस्टेड आयरनी है। परक्लोरेट जानलेवा है, लेकिन यही परक्लोरेट मार्स पर लिक्विड वाटर का सबसे अच्छा सोर्स भी हो सकता है। परक्लोरेट्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी ये हवा से मॉइस्चर खींचते हैं
और ये इतने पावरफुल एंटी फ्रीज हैं कि पानी को -70 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड बनाए रखते हैं। रात में ये सोइल में ब्राइन यानी कि नमकीन पानी की पतली परत बनाते हैं, सुबह तक इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इमेजिन करें एक माइक्रोब जो दिन में डोरमेंट रहता है, जब रेडिएशन चरम पर होती है, रात होते ही लिक्विड ब्राइन बनाती है। माइक्रोब एक्टिव होता है, मेटाबॉलिज्म चलता है, परक्लोरेट खाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगले दिन परक्लोरेट को फिर से रीजनरेट करती है। यह एक पूरा ब्रूटल बट कंप्लीट इकोसिस्टम साइकिल हो सकता है। मार्स की सरफेस तो है ही है, लेकिन कुछ सेंटीमीटर्स नीचे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वहां पहुंचती ही नहीं है। टेम्परेचर वेरिएशन कम हो जाती है, रेडिएशन से कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। यहीं पर रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर आता है। 2028 लॉन्च एक्सपेक्टेड। यह 2 मीटर तक ड्रिल कर सकता है। इतनी गहराई में कॉस्मिक रेज से अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। इसका प्राइमरी मिशन पास्ट लाइफ खोजना है, लेकिन यह बायोमार्कर्स यानी जीवित लाइफ के रासायनिक निशान भी डिटेक्ट कर सकता है। और शायद परसेवरेंस रोवर पहले से ही सैंपल कलेक्ट कर चुका है, लेकिन सैंपल रिटर्न मिशन जो उन्हें अर्थ पर लाने वाला था, अभी बजट कंस्ट्रेन की वजह से अनसर्टेन है। यानी कि बजट की कमी से अभी उसको रोका हुआ है। अगर वो सैंपल आ जाए तो हम इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से जांच कर सकते हैं जो मार्स पर पॉसिबल नहीं है। मार्स के पोल्स के पास और मिड लैटिट्यूड में सरफेस आइस की विशाल शीट्स हैं, यानी एक नेचुरल शील्ड है। 1 मीटर पानी इंसान के लिए रेडिएशन से अच्छा प्रोटेक्शन देता है। माइक्रोब्स के लिए तो यह काफी ज्यादा है। आइस की वजह से परक्लोरेट बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है, टेम्परेचर स्टेबल रहती है। और 2024 की एक नासा स्टडी के अनुसार आइस के ठीक नीचे कभी कभी मेल्ट वाटर बन सकता है, नीचे से जियोथर्मल हीट की वजह से। ऊपर से फिल्टर्ड सनलाइट, आइस और साल्ट का कॉम्बिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इफेक्ट मिलकर लिक्विड वाटर पॉकेट्स बना सकते हैं, जो कि मार्स के मिड लैटिट्यूड में अच्छे से पाए जाते हैं। रेडियोलाइसिस, जहां कॉस्मिक रेडिएशन पानी के मॉलिक्यूल्स तोड़ती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करती है। अर्थ पर डीप अंडरग्राउंड माइक्रोब्स इसी हाइड्रोजन से एनर्जी लेते हैं। मार्स के आइसी रीजन्स में यह मैकेनिज्म लाइफ को एक इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स दे सकता है, बिना सनलाइट के। इसे एक्सप्लोर करने के लिए मार्स लाइफ एक्सप्लोरर मिशन प्रपोज्ड है, जो आइस रिच जोन में लैंड करेगा। 2 मीटर ड्रिल और ऑनबोर्ड लैब के साथ स्पेसिफिकली बायो सिग्नेचर्स खोजने के लिए। ऑर्बिटल इमेजेस में मार्स की सरफेस पर स्काई लाइट दिखे हैं, छत के टूटे हुए हिस्से जिनसे नीचे अंधेरे खाली स्पेस दिखाई देते हैं। ये अरबों साल पहले बने लावा ट्यूब्स की ओपनिंग्स हैं, जब मार्स वोल्केनिक एक्टिव था। ये अंडरग्राउंड टनल्स कई किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। इनके अंदर तापमान स्टेबल है, रेडिएशन वहां पहुंचती नहीं, पर परक्लोरेट फॉर्मेशन वहां पर स्लो है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या वहां पानी है? बर्फ हो सकती है, ब्राइन सीप्स हो सकते हैं, या वे बिल्कुल ड्राई भी हो सकते हैं। इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए ये तो बहुत बड़ा एडवांस रोबोटिक मिशन चाहिए, या फिर इंसान वहां पहुंचना चाहिए। यह सबसे एक्साइटिंग और सबसे दूर की पॉसिबिलिटी है। मार्स इनसाइट लैंडर के साइंटिफिक डेटा पर आधारित 2024 की एक स्टडी सजेस्ट करती है कि मार्स की क्रस्ट में 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर विशाल एक्वेफर्स हो सकते हैं। यह लिक्विड वाटर रेडियो एक्टिव डेके से आने वाली जियोथर्मल हीट से गर्म और ऊपर की रॉक लेयर के प्रेशर से जमने से बचती है। लगभग 6 किलोमीटर की गहराई से तापमान 0 से ऊपर जा सकता है। हर किलोमीटर पर लगभग 10 केल्विन बढ़ता है। अर्थ पर ऐसे डीप एक्वीफर्स में बैक्टीरिया और आर्किया पाए जाते हैं, जो लाखों सालों से आइसोलेटेड हैं, जियोकेमिकल एनर्जी पर सर्वाइव कर रहे हैं और इतनी स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका जीवन चक्र बहुत धीमा है। एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, पानी को फ्लो करना होगा। स्टैग्नेंट वाटर केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है और यह लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर फ्रैक्चर्स लार्ज स्केल पर अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करें तो केमिकल ग्रेडियंट्स बने रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होंगे और वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते रहेंगे। यह टेस्ट करना बेहद कठिन है। मार्स की सरफेस के कई किलोमीटर नीचे ड्रिल करने वाला मिशन बनाने में सदियों लग जाएंगे, और शायद यह तभी पॉसिबल हो जब वहां पर इंसान उतरे। एक और माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी है। जब मार्स पर बड़े एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं तो रॉक फ्रेगमेंट्स स्पेस में उड़ जाते हैं। इनमें से कुछ अर्थ तक पहुंच सकते हैं, और हम जानते कि मार्शियन मीटेरोइड्स अर्थ पर आए हैं। क्या इनमें कभी माइक्रोब्स थे, या अर्थ की लाइफ एक्चुअली मार्स से आई है? यह उल्टा, क्या अर्थ के माइक्रोब्स मार्स पर पहुंचे? इसका जवाब तभी मिलेगा जब हमें मार्स पर जीवित जीवन मिले, इंटैक्ट डीएनए के साथ, और हम उसकी अर्थ की लाइफ से तुलना कर सकें।
अगर वह लाइफ अर्थ से इंडिपेंडेंट बनी है, अलग केमिस्ट्री, अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इसका मतलब होगा कि लाइफ ब्रह्मांड में बार बार इंडिपेंडेंटली बनती है। और तब यह क्वेश्चन कि क्या हम अकेले हैं का जवाब शायद एक ओवरवेलमिंग नहीं होगा। तो क्या मार्स पर जीवन है? सच कहें तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है, अगर कोई जगह लाइफ के लिए है भी तो वह सरफेस पर नहीं, वह छिपी है मीटर्स नीचे आइस में, किलोमीटर नीचे रॉक में, लावा ट्यूब्स के अंधेरे में, या ब्राइन के रात में, या जमीन के नीचे कई किलोमीटर गहराई में। और अगर वह मिली, चाहे एक सिंगल सेल भी हो, तो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। इसलिए हम जाते हैं, इसलिए हम ड्रिल करते हैं, इसलिए हम बार बार कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्स में हम अकेले हैं तो यह बहुत ज्यादा जगह की बर्बादी है। या फिर यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अंतरिक्ष की कहानियां हमें हमेशा रोमांचित करती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।